आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुई भिड़ंत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। घटना के विरोध में देश की कई अदालतों में वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। उधर पुलिस कर्मियों ने भी आज सुबह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर काली पट्टी बांधकर वकीलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जवानों का कहना था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस बीच देश भर के आईपीएस अधिकारी पुलिस वालों के समर्थन में लामबंद हो गए और ट्वीट कर अपनी बात रख रहे हैं। उधर दिल्ली के साकेत कोर्ट और यूपी के कानपुर से भी पुलिस वालों की पिटाई की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल 30 हजारी कांड की जांच कर रही एसआईटी इस पूरे मामले की कड़ियां खंगाल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस और वकील ऐसे पेशे हैं जिसको निभाने के लिए इंसान के पास बेहद संयम और जिम्मेदारी का होना जरूरी है। लेकिन दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में इन्हीं दोनों पेशों को करने वाले कुछ इस तरह भिड़े कि न्याय का मंदिर ही खंडित कर डाला। अगर ऐसा ही आगे भी जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आम जन का विश्वास पुलिस और वकीलों से उठ जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कानून के रक्षक और कानून की दलीलें देने वाले आमने सामने हैं। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में एक मामूली बात पर पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई। बाद में वकीलों ने आगजनी की और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बस इसी वजह से ये विवाद बढ़ता चला गया, जो कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच गया। मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने काली पट्टी बांधकर वकीलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जवानों का कहना था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्दी पहनने में डर लग रहा है, क्योंकि वर्दी देखते ही वकील पुलिस जवानों को पीट रहे हैं। जवानों का कहना है कि वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पुलिस वालों के साथ भी सही तरह से व्यवहार होना चाहिए और कानून के मुताबिक समान रूप से सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे एक जवान ने कहा कि पिछले 3 दिनों से वकील लगातार पुलिस और आम लोगों के खिलाफ गलत बर्ताव कर रहे हैं और सीनियर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। हम अपने सीनियर ऑफिसर से सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि जो भी करे वो एक फेयर कदम इस तरह का उठाए जिससे कि हमें लगे कि हाँ भाई हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ है और इस तरह का मोरल पुलिस का डाउन ना हो। जब हम आते हैं ड्यूटी करते हैं तो हमारी फैमिली शाम को डरी होती है। इस तरह के जब घटनाक्रम होते हैं पुलिस को कब टारगेट बना दें, किस तरह से मतलब नुकसान पहुंचा दें। क्या हम अपनी ड्यूटी ना करें? हम वहाँ क्या अपना पर्सनल काम कर रहे थे कोर्ट में? सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिना वर्दी में आने का कि आजकल हम इस सिविल वर्दी में यूनिफॉर्म से ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब वो नहीं, वर्दी को चुन चुन के मारा जा रहा है और केवल हम यूनिटी हम नहीं कर सकते, इसी वजह से तो ये सब कुछ करा जा रहा है। पुलिस की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई यूनिटी नहीं। इस वजह से यहाँ आते हुए भी हमें डर लग रहा है कि हम यहाँ आए ना आए, पता नहीं क्या कार्रवाई हो। वकीलों के द्वारा पुलिस वालों को पीटे जाने की घटनाओं के खिलाफ देश के कई आईपीएस अधिकारियों ने आवाज उठाई है। आईपीएस असलम खान ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हम पुलिस वालों के साथ है हैशटैग को ट्वीट किया। जो ट्वीट रीट्वीट किया गया उसमें लिखा गया है कि हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं, हमें भी सुनना चाहिए। जब तक आरोप साबित न हो तब तक बेगुनाह का नियम हर किसी पर लागू होना चाहिए। आईपीएस सागरप्रीत हुड्डा ने भी अपने ट्विटर पर इस मसले को उठाया। उन्होंने लिखा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो वकील ही क्यों ना हो। 30 हजारी की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वक्त आ गया है कि वकील कानून को पढ़े। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आईपीएस अरुणाचल प्रदेश के डीआईजीपी मधुर वर्मा ने साकेत के बाहर की घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हमें माफ करें, हम पुलिस हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। कर्नाटक की आईपीएस डी रूपा ने इस मसले पर लिखा, ये सिस्टम का मजाक है। मैं बस इतना अपील करना चाहती हूँ कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। गौरतलब है कि दिल्ली में हुई घटना के बाद अन्य जगह भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर पुलिस वकील आमने सामने आए थे, तो वहीं साकेत कोर्ट के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला पीटा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी वकीलों द्वारा एक पुलिस जवान को पीटे जाने की खबर है।
अगर वकीलों की बात करें तो उनकी एक ही मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों ने 30 हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग की और वकीलों की पिटाई की, उन्हें सस्पेंड किया जाए। Where lawyers throughout the country are shocked. The tribunal will decide the matter in the next 3-4 days, and the matter will then see the light of day as to what are the exact facts. Fortunately, there are many videos and recordings of several aspects of the matter. So the question is to work out the timeline and the period line. शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में एक गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले गिरफ्तारी, फिर हिंसक झड़प और बाद में सड़क पर खुली लड़ाई तक पहुंच गया। भिड़ंत के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई। 2 वकील घायल हो गए, जिसके बाद वकील ज्यादा भड़क गए और पुलिस जीप और वहां मौजूद कई वाहनों में आग लगा दी गई। वकीलों का आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग की गई तो वहां मौजूद एक वकील के सीने में गोली लग गई। वैसे ये पहली घटना नहीं है जब पुलिस और वकील आपस में भिड़े हो। मार्च 2015 में इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों और पुलिस वालों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान पुलिस के दरोगा शैलेंद्र सिंह के द्वारा की गई फायरिंग में वकील नबी अहमद की मौत हो गई थी। वकील नबी अहमद की मौत के बाद गुस्साए वकील सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ करते हुए पुलिस और आम लोगों की आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें फूंक दिया। पुलिस ने भी कोर्ट कैंपस और सड़कों पर खड़ी वकीलों की 100 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ डाली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये विवाद एक क्रिमिनल केस में पैरवी को लेकर हुआ था। वहीं कुछ साल पहले लखनऊ में भी पुलिस और वकीलों के भिड़ंत ने उग्र रूप ले लिया था। शासन और प्रशासन के बीच बचाव के बाद कई दिनों तक चलने वाला हंगामा शांत हुआ था। देखा जाए तो पुलिस और वकील ऐसे पेशे हैं जिसको निभाने के लिए इंसान के पास बेहद संयम और जिम्मेदारी का होना जरूरी है। लेकिन दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में इन दोनों पेशों को करने वाले कुछ इस तरह से भिड़े कि न्याय का मंदिर ही खंडित कर डाला। अगर इसी तरह का बर्ताव वो आगे भी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आम लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हुई और ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां वकील लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं तो वहीं अब पुलिस कर्मियों ने भी अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पे ये पूरा मामला अब बड़ा रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरिंदर नाथ पांडे जी जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष है यूपी बार काउंसिल के। अमरिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे साथ राजेश आर्य जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड IPS अधिकारी है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं संतोष यादव जी, जो कि अधिवक्ता है लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच के। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अमरिंदर जी आपसे है, क्योंकि वकालत की अगर हम बात करें, वकीलों की बात करें, तो लोगों को न्याय दिलवाने वाले, न्याय के मंदिर में आवाज उठाने वाले, वो खुद आज सड़कों पर है, लेकिन कानून को हाथ में लेना ये कितना ठीक है? कानून को हाथ में लेना बिल्कुल किसी को भी अधिकार नहीं है और वकीलों से तो निश्चित रूप से यही अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह समस्या इस छोटे से दायरे में न देखी जाए, एक विस्तृत दायरे में देखी जाए। और वह विस्तृत दायरा ये है कि केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें जब हम चुनते हैं तो उनको आम जन की, चाहे वो वकीलों की, डॉक्टरों की, पत्रकारों की, न्यायिक व्यवस्था की, कानून कायदे की, ये सारी समस्याओं से वो वाकिफ होते हैं। किसानों की समस्या, जो भी देश की समस्याएं हैं। और अगर सरकारें समय से उन समस्याओं को निदान करने में सब अक्षम हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां की बड़ी बड़ी समस्याओं में जब तक न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, जैसे कि पुलिस रिफॉर्म के बारे में सर्वोच्च न्यायालय और यहां उत्तर प्रदेश के भी न्यायालयों ने कई बार निर्देश जारी किए शासन तंत्र को कि आप पुलिस व्यवस्था में रिफॉर्म करिए, ये पैटर्न लाइए।
कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या होगा। अगर किसी भी समस्या का निदान समय से नहीं किया जाएगा, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वो एक अलग होती हैं, जो एक पहले से व्यवस्था में दोष हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा, तो ये जो भीड़ का कल्चर होता है उसमें फिर वो पढ़ाई लिखाई, आचार संहिता और जो एथिक्स हैं, मॉरलिटी है, वो भीड़ के साइकोलॉजी से प्रभावित हो जाती है। और एक जब ईगो का, अहंकार का क्लैश होता है, जैसा कि आपकी कल पर जो दिल्ली में परिसर में हुई है, न्यायालय परिसर में घटना, या जहां भी हुई है, दिल्ली में पुलिस ने फायरिंग किया। फायरिंग की जरूरत नहीं थी, बहुत कम फोर्स यूज करके या तुरंत वहीं पे हम बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप अथवा न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से सुलह कराया जा सकता था। लेकिन वो इतना मन में गुस्सा भरा था कि उस लेवल पे चली गई कि सीधे फायरिंग हो गई, जबकि वो हवा में भी फायर कर सकते थे, लाठीचार्ज कर सकते थे, आंसू गैस छोड़ सकते थे, इतने विकल्प हैं पुलिस के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो बड़े बड़े भूतपूर्व आईएएस या वर्तमान आईएएस आज एकता की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इधर 20, 25, 30 वर्षों में तो पुलिस की ही योग्यता और उनके आचरण पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह आपने उठाया है। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी है तिहाड़ के। बहुत स्वागत है आपका आरपी सिंह जी। सिंह साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे अमरिंदर जी को, उनका कहना है कि अगर फायरिंग नहीं होती तो ये नौबत नहीं आती। क्या वाकई लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कि फायरिंग की जरूरत थी? अगर फायरिंग वहां पर नहीं होती तो वाकई इस तरह की नौबत नहीं आती? बिल्कुल। एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके उसकी समीक्षा करते हैं, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन और इंटेंसिटी उस घटना की कुछ और ही होती है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो वो जगह लॉकअप की जेल वैन्स के लिए ईयर मार्क की गई थी कि वहां पे जेल वैन्स पार्क की जाएंगी। आ करके एक वकील साहब अपनी गाड़ी को वहां पे लगाते हैं, जिसको कि सुरक्षा कर्मी जो की है वहां के पुलिस वाले वो ऑब्जेक्ट करते हैं। इसको लेकर के पूरी जो की है वो कहा सुनी हुई और उसके बाद ये सारी घटना हुई। अब कहना कि फायरिंग उचित थी या अनुचित थी, ये तो मौके की नजाकत को देख करके ही कहा जा सकता है कि वो सेल्फ डिफेंस में रिक्वायर्ड है या नहीं है। लेकिन अपने पुलिस के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जबकि पुलिस कर्मी के सामने उसके अफसर को एक माप घेर करके पीटता है और उसके ऊपर जबकि उसकी जानलेवा स्थिति आ जाती है तो फायरिंग की जाती है। मुझको एक बहुत पूर्व की 78-79 की घटना तिलक नगर की याद आती है। उस टाइम मैं यंग जो कि एसीपी हुआ करता था और हमारे डीसीपी एक वहाँ के अर्जुन नगर की गलियों में फंस गए, ऊपर से पथराव हो रहा था और दोनों ओर से मॉब ने उनको घेर करके निकलने नहीं दे रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। मैंने खुद वहां पे फायरिंग की। क्यों? क्योंकि उनकी जान को बचाने के लिए आवश्यक हो गया था मेरी दृष्टि में कि अगर मैं फायर नहीं करूंगा तो मेरे डीसीपी जो की है उनकी जान के ऊपर हमला हो जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहता हूँ, ये तो मौके के आधार पर देख करके कहा जा सकता है कि फायरिंग उचित थी या अनुचित थी। हवाई फायर करने के लिए अगर इमीडिएट डेंजर है टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, तो कानून आपका अथॉराइज करना है कि फायर किया जाए और उतनी नुकसान पहुंचाया जाए जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सके। उस टाइम उस पुलिस कर्मी ने वहां पर यह आवश्यक समझा कि अगर मुझे अपने एडिशनल सीपी की जिंदगी को बचाना है तो ये कार्रवाई करना मेरे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये एक जुडिशियल रिव्यू का, एग्जामिनेशन का मुद्दा है जो कि कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन उसी को लेकर के एक भीड़ तंत्र ने वहाँ जो की है वो अटैक कर दिया। लॉकअप, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 150, क्योंकि जो पेपर में पढ़ने से मिला है उसी से
कुछ जाति तौर पे मुझे नहीं इल्म है, नहीं मालूम है कि वहाँ एक्चुअल फैक्ट क्या है, लेकिन न्यूज पेपर से जो पढ़ करके मिला कि 150 जो कि कुख्यात क्रिमिनल जो कि है उस टाइम लॉकअप में थे। अगर वो निकल गए होते तो समाज को क्या नुकसान पहुंचता, इसकी कल्पना की जा सकती है। उनको रोकने के लिए पुलिस ने जो कि बल यूज करना था वो बल यूज किया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, न तो पुलिस में सारे लोग अच्छे हैं, न वकील भाइयों में सारे वकील अच्छे हैं। हमारे पुराने जो वकील मित्र हैं उनका फोन आता है कि आप लोग जब थे तब इस तरीके की चीज नहीं होती है। मैं उनसे जो कहता हूँ वही आपके श्रोताओं के सामने लाना चाहूंगा कि मैं उनसे कहता हूँ आप लोग भी तो इतने अच्छे थे जो कि मिलजुल करके हमें जो कि पूरा सहयोग करते थे। आज वो सहयोग क्यों खत्म हो गया है? सारे जो कि है वो समाज के अवयव अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये दोनों पुलिस और वकील दोनों एक जो कि है बहुत आवश्यक अंग है। अगर आइसोलेशन में ये चलेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि है वो खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आवश्यकता है। आज क्या हो रहा है, 2 दिन से जो कि है दिल्ली के मेरे ड्राइवर ने मुझसे पूछा, कहा पुलिस वाले घिर गए थे तो उन्होंने जो कि है अपने बचाव में किया, फिर पुलिस के अफसरों को। आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन जी, एक सवाल इस बात का खड़ा होता है यहाँ पर, क्या इसे देश की विडंबना नहीं कहेंगे कि कानून के रखवाले और न्याय दिलाने वाले आज दोनों सड़कों पर है? देखिए, बहुत ही गलत संदेश जाता है जब कानून के रखवाले। ठीक है, सिंह साहब आएंगे आपके पास। विपिन जी से सवाल है मेरा, जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं, हिंसा के दृश्य देखते हैं, आप देखिए कि ये क्या गलत संदेश देता है। पूरे देश की छवि जो है इससे धूमिल होती है कि आप क्योंकि ये बड़े ही सम्मानित, दोनों सम्मानित वर्ग हैं। आप अगर पुलिस की बात करें, उसी तरह से वकीलों की बात करें, हमेशा इनको जो ओहदा दिया जाता है और जिस सम्मान से देखा जाता है, और उसके बाद इस तरह से हिंसा पे उतरकर ये क्या संदेश देते हैं एक आम आदमी को, ये एक बहुत ही जो है चिंता का विषय है। उसके बाद देखिए, मामला जो है अगर आप इसका आकलन करें तो मोटा मोटा जो ये है एक ईगो क्लैश है एक तरह से, कि जिस तरह से तनातनी चल गई है दोनों में, और दोनों वर्ग एक तरह से जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि देखिए अपने एक तरह से धरने पे बैठ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो गया है। उसी तरह से अगर आप पुलिस वालों की बात करें तो आईपीएस एसोसिएशन उनके जो है उनके साथ खड़ी है बिल्कुल इस समय, कि उनको सपोर्ट करते हुए पूर्व जितने आईपीएस अधिकारी हैं। उसी तरह से आप वकीलों की बात करें तो जितने भी बार एसोसिएशन है देश के कहीं पर भी आप, तो वो एक तरह से एक साथ एकजुट खड़े हैं। तो देखिए वो तो बिल्कुल एक जो जिस तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। लेकिन अगर आप इसमें जो सबसे गौरतलब बात जो है वो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो भूमिका, देखिए अमूल्य पटनायक की, वो एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो उस समय वहां पर उसका अभाव दिख रहा है। कि वही कारण है कि जब वो अपने अफसरों के पास गए और जितने पुलिस के अधिकारी जो सारे धरने पे बैठे हुए हैं, जितने उनको बोलने गए कि आप देखिए वापस आइए ड्यूटी पे, और उसको आप उनका एक तरह से, तो वो एक संदेश जिस तरह से वहां नारेबाजी हुई, तो अपने आप खुलेआम में ये भी एक तरह से अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। क्योंकि कारण इस तरह से एक तरह से खुले में विरोध नहीं हुआ कभी भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। वो एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं हमेशा, और उस तरह से वो कहा कि भाई पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। क्योंकि देखिए सबको पता है कि 1988 में क्या हुआ था, जब डीसीपी थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की किरण बेदी, और लाठीचार्ज ऑर्डर करा था और एक तरह से वकीलों के अगेंस्ट, तो वो उसी तरह से वही एक तरह से इतिहास दोहराया गया। अभी आपने जब देखा, ये छोटी सी बात थी, पार्किंग को लेकर बात हुई और मामला इतना, उस मामले ने तूल पकड़ लिया कि वो बिल्कुल बेकाबू हो गया और स्थिति नियंत्रण के बिल्कुल बाहर हो गई। उसी के बाद अभी इस समय जो ये एक ईगो क्लैश चल रहा है आपस में, और इसीलिए कहा जा रहा है एमएचए की तरफ से कि जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें दखल अंदाजी करेंगे और वो ही आके इस टेंशन को कुछ डिफ्यूज करेंगे। लेकिन देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी, आप अगर वकीलों की बात करें तो वकीलों के समर्थन में उनके सारे जितने भी बार एसोसिएशन है देश के किसी भी, लेकिन विपिन जी मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हरकत में आया है और हड़ताली वकीलों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि हड़ताल का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर खड़ा सवाल है यहाँ पर संतोष जी से। संतोष जी,
क्योंकि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि हड़ताल का कोई तुक नहीं है, जो हड़ताली वकील है वो वापस अपने कामकाज पर लौटे। तो उसके बाद क्या ये हड़ताल खत्म होनी चाहिए और क्या ये हड़ताल खत्म होगी? मैडम देखो, हड़ताल है, हड़ताल खत्म होगी, उसका तो कोई हड़ताल तो खत्म होगी, उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक हड़ताल चलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं और वो असीमित अधिकारों का जब दुरुपयोग करती है पुलिस, वो मेरे ही ऊपर नहीं, वकीलों के ऊपर ही नहीं, आम जनता के ऊपर भी पुलिस प्रशासन उसका दुरुपयोग करती है। जब भी देखिए पुलिस वाले की कभी भी भाषा ठीक नहीं रहती है। कोई गाड़ी खड़ी कर देने से कोई अपराधी नहीं हो गया था। अगर गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसको 2 मिनट बातचीत करके सुलटाया जा सकता है मामला, लेकिन इनकी भाषा इस तरीके की होती है, पुलिस की लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि आम आदमी को अपमानित करना, अधिवक्ताओं को अपमानित करना, किसी शरीफ आदमी को अपमानित करना इनका काम होता है, अपना धर्म समझते हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर बैठे और बोल रहे हैं, किसी दिन अकेले किसी थाने जाकर के देख ले बिना वर्दी के, अगर इनको कोई पूछ ले, कुर्सी पे बैठाल दे या एक गिलास पानी पूछ ले या होमगार्ड धक्का करके बाहर न कर दे, तो मैं बताऊं कि ये पुलिस प्रशासन बहुत सही है। लेकिन पुलिस संतोष प्रशासन जी, का एक काम है, सवाल किसी यहाँ भी पर ये पढ़े भी लिखे बनता आदमी है का काम कि आप न्याय दिलाते हैं। जी, जी। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कानून क्या है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आखिर वकीलों को किसने दिया सर, ये बताइए। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। वकील का काम वो है, एडवोकेट का वो काम है कि जिसको दुनिया में सब लोग धक्के मार के भगा देते हैं, जिसकी पुलिस नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, यहाँ तक कि देवालय भगवान के घर में भी दरबार में जाकर के हाथ जोड़ के जब वापस आता है तब वो वकील के पास में जाता है। और वकील अगर उस क्लाइंट के पास पैसा है या नहीं है, किसी न किसी तरीके से वकील उसके लिए खड़ा होता है अदालत में, प्रशासन में, पुलिस के सामने। तो वकील तो निहत्था कौम है, उसके पास कौन सी गोली है? वो तो खाली काला कोट की बदौलत अपनी बात और अपनी जबान के बल पे प्रशासन से काम कराने का प्रयास करता है। और हमारी इस जबान को बंद करने के लिए 30,000 जबान बंद रखिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वकीलों की 30,000 जबान बंद करने के लिए पुलिस कई प्रशासन मामले गोली चलाने सामने का आ काम गए करता हैं। है। आप ये बताइए, क्या उसने 30,000 वकीलों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है क्या? चलो आज की बात है, लखनऊ में दसियों वकीलों की हत्या हो गई है, दसियों वकीलों का। हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंद्रदेव सिंह की हत्या हो गई थी। मैं उसका खुद गवाह हूं। मैं मौजूदा उस समय जनरल सेक्रेटरी था लखनऊ बार का, और मैं आंदोलन लेकर निकला कि मैं मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाहता हूं उस समय। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको हजरतगंज चौराहे पर लाठियों से भांजा था और लाठियों से भांज करके वापस जाने का हमको जो है मजबूर कर दिया था। और मैं केवल इतना कहता था कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इतनी गुहार है कि वो इसकी सीबीआई जांच करा दें। लेकिन पुलिस प्रशासन हमको एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया, ना हमारे डेलीगेशन को मुख्यमंत्री आवास जाने दिया। तो मेरा यह कहना है कि मेरी बात को पुलिस प्रशासन, सरकार कोई नहीं सुनती। हम लोग तो उन गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं जिनका मैं बता रहा हूं कि भगवान भी जब मंदिर में मदद करने से मना कर देता है। ठीक है राजेश आर्य जी, क्या वाकई आप भी संतोष जी की बातों से सहमत है कि जो पुलिस है उसको असीमित अधिकार दिए हुए हैं जिसका पुलिस फायदा उठाती है? संतोष जी जो कह रहे हैं वो इस समय आक्रोश में हैं, और मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था के कारण वो उनका एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि उनका एक व्यक्तिगत जो एक आक्रोश है वो पुलिस के प्रति है। वो समाज में सभी लोगों का है पुलिस के प्रति। मैं एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पुलिस को डिफेंड करूं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो अवैध गतिविधियां हैं, जो गैर कानूनी चीज है, कानून को अपने हाथ में लेकर के मारपीट करने की, घुस करके गुंडई करने की, सड़क पे रोक करके गाड़ियां तोड़ने की, गाड़ियां जला देने की, फूंकने की जो ये कार्रवाई है, मैं नहीं समझता हूं शायद संतोष जी भी उसका समर्थन करेंगे। गुस्सा अलग बात है, वो अलग चीजें हैं। मेरा कहना है कि ठीक है, हर चीज का अपना निदान है। क्राइम भी जैसे मैं समझता हूं कि शायद क्राइम होता है, जैसे आपने कहा, नहीं हम अपनी बात कह लेते हैं, जैसे आपने कहा कि वकीलों की बहुत लोगों की हत्याएं हुई, डॉक्टर्स की भी हुई, स्टूडेंट्स की भी हुई, किसानों की भी हुई, आम आदमी की भी हुई, व्यापारी की भी हुई। ये हत्या जो है वो जहां व्यक्तिगत या जहां भी चीजें हैं उसको क्राइम है। क्राइम को क्राइम के तरीके से डील किया जाना चाहिए। अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो हत्यारा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही तो कानून है। अगर किसी ने हत्या की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर किसी ने मारपीट की है तो आपको मैं ये बताऊं कि जितनी सजा
जैसे कहते हैं ना पुलिस वाले बड़े खराब हैं, मानता हूं पुलिस वाले बड़े खराब हैं, पुलिस की समाज में आवश्यकता मजबूरी है जिसकी वजह से पुलिस जो है वो करती है, लेकिन कोई नहीं पुलिस की भी कोई नहीं सुनता जहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है। आज की तारीख में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसमें जितनी सजा पुलिस कर्मियों को, सिपाही से लेकर के अधिकारी तक जितनी सजा पुलिस अधिकारी को मिलती है उतनी किसी डिपार्टमेंट में, किसी संस्थान में, किसी जगह किसी को नहीं मिलती है। ये और मिलना चाहिए। मैं कह लूं सर अपनी बात सर, मिलना चाहिए, क्योंकि इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास वो असीमित अधिकार हैं और वो मदमस्त हाथी की तरह से अगर उनके पास अंकुश नहीं रहेगा तो वो जो है वो बिल्कुल बेलौस हो जाएंगे और चीजें ठीक तरीके से नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी डिसिप्लिन है। जहां तक लेकिन सवाल ये भी है ना राजेश जी, जो कानून के रखवाले हैं वो अगर सड़कों का रुख कर लेंगे तो जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से चरमरा जाएगी, इसका अंदाजा भी आपको बेहतर तरीके से होगा। मैं आपसे जी मैं उसी बात पे आपको आके कह रहा हूं। मैं जहां तक पुलिस की बात है, वकील साहबान के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस वालों को ये मालूम है कि जो वकील साहबान है उनका आपस में बहुत अच्छा संगठन है। पूरी बार एसोसिएशन सारी दुनिया की इकट्ठा हो जाती है। जो यहाँ तक की जो क्या कहते हैं बेंच है, वहां पर भी जब बात आती है तो वकील साहब लोगों को फेवर मिलता है। पुलिस वालों को अच्छी तरीके से अपनी, जिसे कहते हैं, मैं ये कहूं कि सिपाही से लेकर लोग अपनी औकात मालूम है। वो कभी भी वकील साहबान से भिड़ते नहीं है, भिड़ने की कोशिश नहीं करते। उनको मालूम है कि उनकी कहीं पर बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो बात यह है कि फिर एक जगह घटना होगी, मान लीजिए 30,000 में घटना हो गई, उसके बाद फिर हिंदुस्तान के हर जिले में सभी वकील साहबान निकल करके जिलों में मारपीट करें, तोड़फोड़ करें, चाहे वो कानपुर हो चाहे कहीं पे हो। मतलब आपको कानून को संभालने की बात है और पुलिस वाला फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाला फिर कुछ नहीं कर सकता उसके खिलाफ। उसने जो है वो अगर उसके थाने में घुस करके और मारपीट करके पूरा सामान लूट करके तोड़फोड़ करके अगर वकील साहबान चले जाएं तो उनके खिलाफ जो मुकदमे कायम होंगे उसमें भी कुछ नहीं होगा, उसको मालूम है। तो वो होकर के शांत हो जाता है। मैं समझता हूं कि शायद इसका शायद पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है, पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पुलिस वालों ने कम से कम, मतलब जो गलत है, मैं उसको अवैध कहता हूं, गलत है, लेकिन किसी भी चीज की सहने की सीमा होती है कि घुस करके थाने में मारे वकील साहब। और इसको एक गलती पुलिस की बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 50 बताऊंगा। लखनऊ में गोसाईगंज थाने में पुलिस ने डकैती डाला। मैं 50 अभी आगरा में एक करोड़ नहीं 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, पुलिस ने केवल 40 लाख रुपया दिखाया, 60 लाख रुपया खा गई पुलिस। आप जाके मारेंगे उसको? मैं मारने की बात नहीं कर रहा, आप जाए कह रहा हूँ पुलिस की गलती बताइए। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप बताइए कि पुलिस डकैती यहाँ पे विडंबना है ये देश की कि दोनों ही जाके पुलिस की पब्लिक दोनों ही जो वर्ग है वो प्रबुद्ध समाज से आते हैं, समझदार समाज से आते हैं, दोनों ही वर्ग, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से सड़कों का रुख कर लेना। थाने में जुडिशियल अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको थाने से छुड़ाने वाले वकील थे, खाली वो काला कोट पहने हुए थे और इन्होंने कहा काला कोट पहनने वाले ऐसे सभी अपने आप को जुडिशियल अफसर कहते हैं। तमाम गलतियां हैं। पुलिस के अधिकारी ठीक है। आदिश अग्रवाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के हैं। आदिश जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अभी आप सुन रहे होंगे राजेश आर्य जी को, राजेश आर्य जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वकील इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे कानून अपनी जेब में लेके चलते हो। देखिए, ये बात सही नहीं है। कुछ नहीं है मैडम, क्योंकि कोई भी वकील, आवाज साफ नहीं आ रही, गूंज रही है। सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। हेलो जी। कोई भी वकील कानून अपने हाथ में लेकर नहीं चलता है, ये बिल्कुल गलत है ये बात कहना। परंतु जब ये ऐसे मौके पे जब किसी वकील को उठाकर पुलिस अपने कब्जे में ले ले और बहुत देर तक उसके बारे में पता नहीं चले, तो वकील कहाँ कानून की सहायता किस जगह लेने जाएगा? थोड़ा बहुत मदद के लिए पहुंचता है मौके पर, पुलिस के पास नहीं जा सकता। काउंटर करने का प्रयास करते हैं, पुलिस वकीलों का भी काउंटर करने का प्रयास करते हैं। गाड़ियां वाड़ियां देता है, गई पुलिस एक आग लगा देता है। ठीक है, संतोष जी आएंगे आपके पास। धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए राजेश जी, धैर्य रखिए, आएंगे आपके पास। जब सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिएगा। अभी बोलने दीजिए आदिश जी को। आदिश जी, अगर पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत है, पुलिस वालों ने किसी वकील को
अपने कब्जे में ले लिया हो, उसके साथ मारपीट कर रहा हो, और उसी इलाके में किस पुलिस स्टेशन पे जाएगा? ये कोई जवाब देगा? लेकिन सर ये भी तो सवाल है ना आदेश जी, सवाल तो ये भी है ना कि 30,000 कोर्ट में जिस तरह का मामला सामने आया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ तख्तियां लेके सड़कों पे उतरे हैं, उसके बावजूद भी कई घटनाएं सामने आ गई, चाहे साकेत की बात करें या फिर कानपुर की बात करें। आप ये बताइए, क्या कानून को हाथ में लेना सही है? आप लोग बेहतर तरीके से कानून को सर जानते हैं, समझते हैं, और आपका ये पेशा है, लेकिन क्या इस तरह आप लोगों को शोभा देता है क्या? जो आप कुछ जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो हमारे वकील नहीं है। कोई भी काला कोट पहन सकता है, पुलिस वाले काला कोट पहन के अपने आदमी प्लांट कर सकते हैं। क्या बात है? ये इंक्वायरी कमीशन जब होगा, उसके अंदर पता चलेगा कि ये आदमी कौन थे। आपको ये पता होगा कि पुलिस के पास टॉप विटनेस होते हैं, कितने क्रिमिनल उनके पास अवेलेबल होते हैं, और अभी भी जो अखबारों में आ रहा है कि उनके गवाह, जो ये 30,000 में जो केस हुआ, उसके बाद उसके अंदर वो गवाही तो है, जो मुलजिम है, जो कैदी है, उनको बनाना चाहते हैं, और जो उनके कब्जे में होता है उनसे कुछ भी कहलवा सकते हो। इसलिए ये लॉ में सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी गवाही कराते हैं, कोर्ट के अंदर भी कराते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले या कोई जिससे वो डरता हो वो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अमरिंदर जी से सवाल है मेरा। अमरिंदर जी, आपने राजेश आर्य जी को सुना होगा। राजेश जी का कहना है कि पुलिस स्टेशन के अंदर, थाने में आकर भी कोई अगर पुलिसकर्मी को मारता है तो उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, FIR दर्ज करा दी जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी में तो लड़ना वकीलों को ही है, और उसके बाद भी पुलिस वालों को ये पता होता है कि वकीलों का कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये भी कहीं ना कहीं डर और भय नाम की चीज वकीलों में नहीं रही है? देखिए, ये डिबेट पुलिस और वकील वर्सेस वकील नहीं है। आपने एक विषय उठाया है इस समस्या के निदान ढूंढने का, पहली बात। दूसरा, जो यादव जी ने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, एक उदाहरण वो बता दें कि जहां की थाने में ऐसा कोई कांड हुआ हो, और ऐसा नहीं है। जहां वकीलों को बहुत से फॉल्स केसेस में भी पुलिस इसी विद्वेष से झूठे मुकदमों में फंसाती है, बाद में एक्सोनरेट होते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट दे देना कि वकील ऐसे हैं, हम जनरल स्टेटमेंट दे दें पुलिस ऐसी है। आप नाम प्रश्न देखिए, मैंने पहले भी कहा, नाम नोट करिए, अभी उसका बयान ले लीजिए जाकर के। अरे रुकिए, आप सुनिए, क्या बैठे रहेंगे आप? जी जी जी, कहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, प्रश्न ये है कि जब कई वर्षों से पुलिस रिफॉर्म की बातें हुई, और अगर पुलिस विभाग को कोई दिक्कत थी वकीलों से, तो किसी डीजीपी ने, किसी आईजी ने, किसी गवर्नमेंट ने कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल्स को कोई समस्या के बारे में अवगत कराया है? क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैं चेयरमैन भी रहा हूं बार काउंसिल का और आज मेंबर हूं। हमारे यहाँ कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की वकीलों के खिलाफ शिकायतें आती हैं, और हम लोग लेते हैं। जो यादव जी ने कहा कि बहुत से पुलिस वालों का उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत से मुकदमे फेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ 200-250 एडवोकेट्स को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हम लोग भी एक्शन लेते हैं। लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था या नहीं था। एक जनरल बात कह देना बजाय कि हम आगे रिफॉर्म की बात करें, कि समस्या का निदान करें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप वीडियो फुटेज देख लीजिए 30,000 का। अकेला वकील था, जिससे अभद्रता हुई उसको खींच करके 10-15 वकील ले गए हैं। और जिस समय यह घटना हुई है, मुश्किल से 4-5 वहां आम शहरी रहे होंगे और 2-3 वकील थे वहां। वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये मामला क्या हो गया, और करीब 20 मीटर उसको खींच के ले गए, लॉकअप में मारा है और अधमरा कर दिया।
उसके बाद जब ये बात फैली है तो लोग गए उस वकील को लाने, तो घुसने नहीं दिया। और ऑफ द रिकॉर्ड आपको और बताया कि वहां के न्यायिक अधिकारियों ने प्रयास किया उस वकील को देखने के लिए, तो पुलिस ने घुसने नहीं दिया। ये जो परिस्थिति और सब बातें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत हाई है इनका दिमाग। एक जनरल रिफॉर्म की जरूरत है, और जो दिल्ली में ये हो रहा है तमाशा, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और पुलिस ने एक तरह से ये जानती है कि राजनीतिज्ञ और सिस्टम हमारा हॉस्टेज है, हमारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। तो ये सब नहीं चलने वाला है। इसको बहुत सुनियोजित ढंग से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। हमारे अमित शाह साहब तो खैर गृह मंत्री हैं, बड़े योग्य आदमी हैं, वो खुद ही इसका निदान निकालेंगे। ठीक है राजेश आर्य जी, उदाहरण देने की बातें हैं। ठीक है राजेश आर्य जी, ये बहुत आसान हो गया है कि तख्ती लो और सड़कों पे उतर जाओ और न्याय की गुहार लगाओ। और पुलिसकर्मी भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। तमाम सिपाही आज सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शन करने के लिए, हाथों में तख्तियां लेकर, और सीधे सीधे नारे लगा रहे हैं कि हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये संदेश क्या जनता को देना चाहते हैं? देखिए ये अपनी जगह में बहुत स्पष्ट है कि पुलिस वालों के पास ये अधिकार नहीं है और न उन्हें ये करना चाहिए। वो अनुशासित फोर्स हैं, जो गलतियां करते हैं उस पर जो उनका होता है वो जो कार्रवाई, वो जैसे अच्छे बुरे हैं जो है। लेकिन ये अनुशासन हमेशा ये बना रहा है कि पुलिस वालों को जो बात कहनी है वो अपने फोरम पर अपने अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं, अपने ग्रीवांस रखते हैं। सड़क पर खड़े होकर के तख्ती लेकर के धरना प्रदर्शन करने का अधिकार उनको नहीं है, और इसके आधार पर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं। ये उनके पास बिल्कुल अधिकार नहीं है। और जहां तक आम जनता है, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे जो संस्थान हो, जो अपनी बात को लेकर के वो धरना प्रदर्शन बिल्कुल कर सकते हैं। उनको अपनी बात बाकी सब लोगों को कहनी चाहिए, पुलिस को छोड़ करके। जो आर्म फोर्सेज है वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए तो फिर देश की जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। उनको तो बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकते। लेकिन हम जिनको अलाउ भी करते हैं वो धरना प्रदर्शन बिल्कुल करें, अपनी बात को रखें, बड़ी जोरदारी से रखें, लेकिन कम से कम जो वायलेंस है उससे तो अपने को बचा लें। तो मैं समझता हूं उतना काफी होगा। वो चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, आप जो करना है शांतिपूर्ण ढंग से करें। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करने का मतलब है कि आप किसी बिल्डिंग में घुस जाएं, तोड़ फोड़ करें, जो मिल जाए उसको मारें, पुलिस वाले को मारें, डीएम मिल जाए उसको भी मार दें। अब यहाँ पर कानपुर में किसी रेस्तरां में झगड़ा हुआ आपस में। बिल्कुल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुई भिड़ंत का मामला बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में देश की कई अदालतों में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया, तो वहीं पुलिसकर्मी भी आज सड़कों पर नजर आए। जाहिर तौर पे ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है साकेत कोर्ट दिल्ली से। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, सवाल मेरा सीधा सीधा ये है, क्योंकि जिस तरह से साकेत कोर्ट में भी इस तरह का मामला सामने आया है कि पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है, कि वाकई आप लोगों को शोभा देता है इस तरह से पुलिस वालों की पिटाई करना और इस तरह से अपने कानून को भूल जाना? किस तरह से आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इस तरह से मारपीट करना क्या शोभा देता है आप लोगों को? देखिए, दरअसल बात ही है कि जिस तरीके का हादसा बार बार आप दिखा रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दरअसल बात है, बीइंग एन एडवोकेट, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि एडवोकेट को जो है रूल ऑफ लॉ को किसी भी तरीके से वायलेट करना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो हमारी एसोसिएशन उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी और जो है जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और रिजल्ट आपको पता चलेगी। दूसरी बात, दरअसल बात यह है कि इसमें सब लोगों को मिल करके सहयोग करना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आग में घी डालना चाहिए। एक अगर किसी भी सो कॉल्ड एडवोकेट ने अगर कोई गलती की है, कानून बैठा है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ, उसके खिलाफ कुछ भी करूँ। लेकिन दरअसल उस चीज को बार बार दिखा करके सारी लॉयल फ्रेटर्निटी को बदनाम करना और जो है उनको इस तरीके से डिग्रेड करना, क्या ये शोभा देता है? हम सबको मिलकर के, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे एडवोकेट्स हों, चाहे आम पब्लिक हो,
हम सबको मिल करके ये जो हादसा हुआ है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है ये बैठ करके तय करना होगा। बार काउंसिल अपने लेवल पर काम कर रही है, बार एसोसिएशन अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल किसी भी तरह का वायलेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे आउटसाइडर लोग भी आ चुके हैं जो कि लॉयर्स को बदनाम करने के लिए काली ड्रेस पहन करके जो है खड़े हो गए, इस तरीके के इसका दुखा हादसा करके और जो है वो अपने आप को हीरो दिखाना चाह रहे हैं। इससे क्या है कि बदनाम कौन हो रहा है? सारे एडवोकेट्स बदनाम हो रहे हैं, सारी बार्स बदनाम हो रही हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, वो तो सीसीटीवी फुटेज सभी के सामने है, वो तो तय हो जाएगा कि वो एडवोकेट थे या नहीं थे, ये तो जांच का विषय है। जी मैंने पहले ही कह दिया हाँ, कि हम उसका समर्थन नहीं करते। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है तो कानून अपना ठीक है काम करेगा। तो सारी सीसीटीवी फुटेज है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी कानून देखेगा, कोर्ट देखेंगी। दरअसल बात है हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारी लॉ एंड फ्रेटर्निटी जो कानून की रक्षा करती है, जो रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल कराती है, और वो जो है इस तरीके से बदनाम हो, लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून व्यवस्था पर, लोग भी इस तरीके से सड़कों पर आ जाएंगे, लोग भी इस तरीके से अराजकता को जो है अडॉप्ट करेंगे, तो उस हालात के अंदर कैसे हो पाएगा? हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है विपिन जी एक सवाल आपसे है मेरा, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र जी आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन विपिन जी आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब वकील और पुलिस के बीच में झड़प हुई हो या हिंसक झड़प हुई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता। देखिए मुझे याद है कि मैं शायद ये बात पटियाला हाउस कोर्ट की है, जब वो हुआ करता था तो शमित मुखर्जी को जो पूर्व जज थे उनको पेश करा जा रहा था, तो वहां पर भी ऐसे ही, वहां पर तो खैर कुछ वकीलों की आपस में एक तरह से मुठभेड़ हुई थी और इनकी साथ में मीडिया कर्मियों की, तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि 1988 का केस सबको याद है, और जिस तरह से उसके बाद उपद्रव हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, और 3000 लोग जो है 3000 वकील कहिए या उनके साथ उनके सहकर्मी जो है बाहर से बुलाए गए थे, और जिस तरह से खुले में जो है दिल्ली की सड़कों पर जो हिंसा हुई थी वो देखिए सबके सामने है। और उसके बाद ये बात देखिए कोई ये शान की बात तो है नहीं कि एक अगर किरण बेदी का सबको पता है कि वो उनकी क्या उनकी खूबियां थी और क्या उनके जो है उनकी जो किस तरह से वो सक्षम थी, लेकिन बड़े शानो शौकत से बोला जाता था कि देखिए ये क्योंकि वो लाठीचार्ज उस समय हुआ था और उसी की बदौलत हमने उनको कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं बनने दिया। उसी के बाद जब वो मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के लिए आई तो बोला कि यही कारण था, देखिए कि आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ नहीं पाई। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन अभी आप देखें कि चोली दामन का साथ है, और अगर आप वकीलों की बात करें और पुलिस वालों की बात करें तो दोनों को देखो दोनों की गलती है और दोनों के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है इस समय। अगर आप पुलिस की बात करें, खाकी की बात करें, तो पुलिस मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए एक बहुत आवश्यकता है, इनके व्यवहार में काफी बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से एक अभी पैनल में बात कर रहे थे पैनलिस्ट, वो बात कर रहे थे कि क्या इनके व्यवहार के देखिए किस तरह से ये बात करते हैं, जब आप कंप्लेंट करने जाएं इनके बोलने का तरीका बड़ा अलग है। उसी तरह से अगर आप वकीलों की बात करें, देखिए कोई शान की बात नहीं है कि आप अपने एक तरह से एरोगेंट एटीट्यूड दिखाएं, आप बोलें कि देखिए हमारी बदौलत वो फलाना फलाना मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, फलाना फलाना हमने वो उस पे जो है लाठीचार्ज करी थी तो देखिए उनके डोजियर्स में नेगेटिव रिपोर्ट चली गई, उसके कारण वो दिल्ली की पुलिस कमिश्नर नहीं बन पाई। तो वो देखिए वो तो एक दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इतनी सक्षम, इतनी देखिए कितनी उनमें क्षमता थी, और अगर वो दिल्ली की पुलिस कमिश्नर बनती तो बहुत दिल्ली में बदलाव आ सकते थे। लेकिन उसी के साथ आप देखें अगर रिफॉर्म्स की जरूरत है तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, और साथ साथ आपको जो है पुलिस में काफी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये दृश्य सामने आते हैं और हिंसा पे दोनों खाकी और काले कोट वाले उतरते हैं तो ये एक आम आदमी को बड़ा गलत संदेश जाता है। उसके बीच में आप देखें कि अगर एक आम आदमी, अगर इनकी हिंसा के बीच में एक आम आदमी
पे उसकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता उसका? देखिए, जिसका कोई बीच में लेना देना नहीं है, और जिस तरह से हिंसा पे उतारू हो गए थे, शनिवार से चल रहा है ये, और उसके बाद इसका कौन जिम्मेदारी लेता है इसमें? तो जिम्मेदारी तो एक दूसरे पे डालते रहते, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते। लेकिन इस समय जो है, समय की जो पुकार है, जिस तरह से आप देखें कि एक लीडर को क्या करना चाहिए, अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, उनके साथ इस समय क्यों उनका विरोध हो रहा है उनके ही अपने खेमे में? उसका कारण यह है कि सिर्फ ये मात्र बोलने से कि अपेक्षा, प्रतीक्षा और उसी तरह से परीक्षा की घड़ी है, वो गले नहीं उतरने वाली पुलिस वालों के। वो चाहते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारा जो लीडर है, हमारा जो पुलिस कमिश्नर है, जिस पे पूरा दायित्व है और जिस पे हम पूरा भरोसा जताते हैं, उसी तरह से आप वकीलों की बात करें, वकीलों की जितनी बार एसोसिएशन वकीलों के साथ खड़ी है, तो लेकिन दोनों का एक और दायित्व भी बनता है। वकीलों के जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और पुलिस के जितने पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनका दायित्व यह बनता है कि इस समय ऐसी नाजुक घड़ी में कम से कम अपने खेमे के लोगों को वो ये हिदायत दें कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें, और इस अपनी जो ये जिस तरह से ये जो एक तरह से धरने पे बैठे हुए हैं और काम को बिल्कुल ठप कर रखा है, तो वो आप दोबारा उसको शुरू करें और आम आदमी को एक ये संदेश दें, जो आप पे भरोसा जताते हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं और उनकी खातिर आपने अपने जो ये ईगो डिफरेंसेस हैं, जो ये एक छोटी सी मामले ने तूल पकड़ लिया है, उसको आपने बिल्कुल नजरअंदाज करके आपने अपना जो है एक अच्छा संदेश देंगे। ठीक है। संतोष जी, सवाल आपसे है कि वाकई ये क्या अहम की लड़ाई बन गई है, और अगर ये अहम की लड़ाई है तो हम क्या जनता में संदेश दे रहे हैं? एक तरफ वकील सड़कों पर, दूसरी तरफ कानून के रखवाले सड़कों पर, हम क्या जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम देखो, वकीलों का कोई अहम नहीं होता है। वकील कभी अहम में नहीं रहता। वकील तो हमेशा हुजूर मिलाड की भाषा बोलने वाला आदमी है। हमेशा वो हुजूर मिलाड से शुरू करता है अपनी बात, वहीं पे अंत करता है। तो वकील तो कोई ये कहता नहीं कि हम बहुत अहम में है और हम बहुत कुछ कर देंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो पुलिस प्रशासन है, ये जब तक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को, जनरल डायर जैसा जब तक ये व्यवहार जनता पर करते रहे, कोई वकीलों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे देश की जो पुलिस है वो अंग्रेजी पुलिस जैसा व्यवहार आज भी करती है। और जनरल डायर ने जिस तरीके से फायर करने का आदेश दे दिया था जनता पर, उस तरीके से पुलिस हमारी हमेशा ट्रिगर पे अंगुली दबाए बैठी रहती है। जो भी सामने आए उसको गोली मारो, चाहे जनता हो चाहे वकील हो। बात यह है कि आपके पास करने का एक तरीका होता है। क्या आप हाथ साफ करेंगे? क्या आप हाथ उठाएंगे? चेतावनी हमको दे सकते थे। आप विरोध करिए ना, आप विरोध करिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। माइक से आवाज लगा करके भीड़ तो नहीं, आपने तो गोली मार दिया। हम तो आवाजें उठा रहे हैं भाई, आपने तो हमको गोली मार दिया। हम तो केवल ये आवाज उठा रहे हैं। हमारा तो काम है, हमारा काम आवाज उठाना है। कोर्ट में आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज हम बाहर भी उठाते हैं। नहीं, उसका एक तरीका होता है ना, आप कैसे देंगे? उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका होता है ना। हमारी गाड़ी का विरोध किया, मान लिया था थोड़ी आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? मेरे विरोध का जवाब आपने गोली से दिया। तो आपको ये पावर किसने दे दिया कि किसी वकील के ऊपर गोली मार दीजिए आप? ये किस किताब में लिखा हुआ है? आप तो बात का जवाब गोली से दे रहे हैं ना। हम तो काला कोट पहने हुए निहत्थे खड़े हैं। आपको तो हमारे धर्मशास्त्रों पर लिखा हुआ कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। आप तो निहत्थे वकीलों पर गोली चला रहे हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस जो है हड़ताल कर रही है। किस कानून में इनकी हड़ताल लिखा हुआ है और किस कानून में इनका गोली चलाने के लिए लिखा हुआ भाई? तो वकीलों पर आप अत्याचार करेंगे, जनता पर आप अत्याचार करेंगे, जनरल डायर आप बनेंगे, अंग्रेजों की पुलिस आप बनेंगे, आप सुधार लाएंगे नहीं। गोली से जनता को मारेंगे, जनता कहाँ चली जाए हिंदुस्तान छोड़ के भाई? उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको सड़कों पर। परिणाम मैं नहीं भुगतना, परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा। मेरा तो जो कुछ है काला कोट है, मैं जिस दिन हूँ काला कोट की बदौलत हूँ, परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा। एक दिन आप वकील को हटा के देख लीजिए, वकील को इस दुनिया से हटा दीजिए तो न्यायालय प्रशासन, ये पुलिस और प्रशासन मिल करके इस जनता को जो है भेड़िया बना देंगे बिल्कुल एकदम। राजेश जी, क्या वाकई देखिए जनता का क्या होता है? राजेश जी, क्या वाकई अब पुलिस वालों में ये फितूर है कि जो हम लिखेंगे वही आगे फाइल जाएगी, हम चाहे कुछ कर ले वही आगे केस आगे बनेगा? मतलब आप कानून के हिसाब से चलेंगे या कानून आपके हिसाब से चलेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, कि पुलिस के हाथ में जो कानून की बात नहीं, उनकी जो सीमा है वो उनकी सीमा है, उनकी सीमा है वो एफआईआर लिखने की सीमा है। उनकी एफआईआर भी नहीं लिखते हैं, सही बात तो ये है। एफआईआर लिखने के बाद उनकी सीमा है तफ्तीश में वो जो जैसे भी गवाह की लोग बात कर रहे थे, जो भी करना चाहे कर दें, लेकिन उसका परीक्षण तो न्यायालय में होता है। वहां पे जो वकील साहबान है वो सारी उन चीजों को देखते हैं, और जो सही गलत होता है वो न्यायालय में होता है, न्यायालय उसका निर्णय लेती है।
नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है ये किसी भी तरीके से इसको वर्ग संघर्ष नहीं बनने देना राजेश जी, चाहिए। जो वीडियो में देखा जा रहा है, जैसे अभी राजेश जी, जो वीडियो में देखा जा रहा है, छह पुलिसकर्मी है और एक वकील है, उस वकील को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या वो वाकई ठीक है कि आप निहत्थे वकील पर अगर आप फायरिंग करते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे? फायरिंग किस कंडीशन में की जाती है, किस स्थिति में की जाती है? मैं उस घटना की बिल्कुल निंदा करता हूं। गलत बात है, 6 लोग मिलकर के एक आदमी को मार रहे हैं, लोगों में आक्रोश होगा, गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको वर्ग संघर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है कि सारा वकील कुनबा एक तरफ खड़ा हो जाए, सारे बार एसोसिएशन खड़े हो जाएं। अब देखिए जैसे कानपुर में हुआ, प्रशासन की तरफ से आप माफी मांग लीजिए, गलत गोली चल गई। मैं क्यों माफी मांगू? अरे आप मैंने नहीं, गलत हो गया, आप पुलिस पूर्व अधिकारी रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माफी। आपने माफी मांगी, आपने माफी मांगी कि भाई नौबस्ता वाले मामले मेरे ऊपर तो गोली चली भाई, नौबस्ता का निदान कैसे निकलेगा? लोग वहाँ चलिए, वो एक झगड़ा हो गया आपस में, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, कौन किससे कब माफी मांगेगा सर, इस पे जांच हो जाने दीजिए। लेकिन आदेश जी, आदेश जी, ठीक है, आदेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इस तरह की बातें मत कीजिए। आदेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मैं कह रहा हूँ कि वर्ग संघर्ष मत होने दीजिए, आप उसी वर्ग आदेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं बढ़ावा, बिल्कुल नहीं, मैं उसी बात की बात जी, कर रहा हूँ। आदेश जी, सवाल इस बात का है क्योंकि ये जांच का विषय है, अब कोर्ट में भी तय होगा कि वाकई गलती किसकी थी, लेकिन जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? हमको पुलिस की जरूरत नहीं है। अगर कोई वकील पीजी करता देखा पाया गया तो उसको सस्पेंड करा जाएगा, लाइसेंस उसका खत्म करा जाएगा। परंतु ये पता आना चाहिए रिकॉर्ड पर जब इन्वेस्टिगेशन में कि ये रियल में वकील है, ये पुलिस का प्लांटेड कोई आम आदमी या क्रिमिनल नहीं है। बार काउंसिल हमेशा एक्शन लेती रही है, बार एसोसिएशन लेती रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर अब ये क्योंकि जांच का विषय है, एसआईटी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। अब वाकई देखने वाली बात यही होगी कि आखिर दोषी कौन है और उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एक तरफ वकील सड़कों पर है, दूसरी तरफ पुलिस वाले सड़कों पर है, जो कि वाकई देश के लिए एक विडंबना से कम नहीं है। बहरहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।